हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JRF नेट एंड PhD। प्रीवियस वीडियो में हम नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ टोर्टियस लायबिलिटी, मतलब टोर्टियस लायबिलिटी क्या होती है, कब अराइज होती है। मैक्सिम्स करेंगे कुछ, और लास्ट में हम करेंगे जनरल डिफेंसेस, और जैसे हम हर वीडियो में करते आए हैं, PYQs। देखो, टोर्टियस लायबिलिटी अराइज कब होती है। Tortious liability arises when a person commits a wrongful act or omission. Act और omission हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एक पर्सन ने एक wrongful act कमिट किया या omission किया, उससे लीगल डैमेज हुई किसी दूसरे पर्सन को, और अब वो पर्सन रेमेडी लेगा, जो रेमेडी होगा डैमेज के रूप में, यूजुअली डैमेजेस होती है। तो हमारी टोर्टियस लायबिलिटी क्या हो गया? wrongful act, लीगल डैमेज और रेमेडी। ये हमने भी पढ़ा था कि एसेंशियल्स हैं टॉर्ट्स के। फिर हम करेंगे इंपॉर्टेंट मैगजीन्स। तो देखो, ये मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि ये भी फेवरेट मैगजीन रहती है यूजीसी नेट की, उबी, जूस, ईबी, रेमेडियम। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे राइट है वहां पे रेमेडी भी है। और ये डेवलप हुआ था एशबे वर्सेस वाइट के केस में। तो ये भी आ जाता है कि कब डेवलप हुआ, कौन से केस में डेवलप हुआ था। तो ये क्लियर रखना अपने दिमाग में। और इस केस में जज कौन थे? तो चीफ जस्टिस होल्ट। फिर हमारी नेक्स्ट मैगजीम आती है इंजूरिया जीने डेमो। देखो, ये मैंने बताया था इंजरी विदाउट सीने मतलब विदाउट डैमेजेस, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल डैमेजेस एक्शनेबल, और ये एक्शनेबल होता है। मतलब यहाँ पे आपके लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं हुआ है। और इसका एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आप वोट देने गए और आपको वोट कास्ट नहीं करने दिया, तो यहाँ पे आपका लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो गया, बट आपको ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ उससे। और इसका एक केस भी था, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो, इस केस में क्या हुआ था, जो भीम सिंह थे वो MLA थे जिनको असेंबली में ही एंटर करने से रोक दिया गया था। ही वाज स्टॉप्ड टू एंटर टू द असेंबली। फिर आता हमारा डैमनम सीने इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरीज, एक्चुअल लॉस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, और ये एक्शनेबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आपको लॉस हुआ है लेकिन लीगल राइट का कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। और देखो, इस कॉन्सेप्ट को सैलमन से एसोसिएट किया जाता है, तो इसके साथ सैलमन का नाम जरूर ध्यान रखना। फिर हमारे आते हैं जर्नल डिफेंसेस। अब जर्नल डिफेंसेस होते क्या है? तो जर्नल डिफेंसेस क्या होते हैं? ये एक लीगल जस्टिफिकेशन होती है कि भाई जो डिफेंडेंट है, कि मतलब जो डिफेंडेंट है वो अवॉइड कर सकता है हमारी टॉर्टियस लायबिलिटी को। मतलब टॉर्ट हुआ था, प्लेंटिफ अगर ये भी प्रूफ कर देता है तो जर्नल डिफेंसेस डिफेंडेंट यूज कर सकता है टू अवॉइड टॉर्टियस लायबिलिटी। तो देखो, हमारी 8 जर्नल डिफेंसेस होते हैं। अभी हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इंजूरिया मतलब इंजरी। तो ये तो अपने लॉ के टाइम पे ऑलमोस्ट सभी, मतलब सबने ही पढ़ा होगा कि इसका क्या मतलब होता है। मैं नहीं कह रही बहुत डीप में पता है सबको, बट मैगजीन का मतलब तो सबको ही पता होगा। तो इसका सिंपल सा इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है पहले कि वो क्या है। टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। और ये कंप्लीट डिफेंस है, इसको कंप्लीट डिफेंस बोला जाता है। मतलब जो यहाँ पे प्लेंटिफ है उसने खुद ही कंसेंट किया है हार्म के लिए। इफ द प्लेंटिफ वॉलेंटरली agrees to suffer harm, मतलब उसने कंसेंट के साथ, he cannot complain later, तो बाद में कंप्लेन नहीं कर सकता उस चीज की। और इसका एग्जांपल क्या है? मान लो आप मैच देखने गए हो, ठीक है, और वहां पे आपको एक बॉल आके लग जाती है, तो आप खुद से, आपको पता था कि वो आपको बॉल वहां पे जाओगे तो लग भी सकती है, आप वहां मैच देखने गए अपनी कंसेंट के साथ, तो यहाँ पे आप
किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते या किसी और को लायबल नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो केस है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स। तो इसमें क्या हुआ था, स्पेक्टेटर इंजर्ड हो गया था इन अ रेस, तो यहाँ पे कोई क्लेम नहीं बनता, जैसे मैंने मैच वाला बताया। फिर हमारा स्लेटर वर्सेस क्ले, इसमें बोला गया था कंसेंट डज नॉट कवर नेग्लिजेंस। तो अगर आपने कंसेंट दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें नेग्लिजेंस भी कवर होगा, मतलब यू हैव द नॉलेज ऑफ द रिस्क, कि आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें नेग्लिजेंस होता है तो वो चीज वहां पे कवर नहीं होगी। और देखो इसमें एक केस और आता है, वो है पद्मावती वर्सेस जुगानाइका। तो यहाँ पे एक लेडी स्ट्रेंजर की कार में लिफ्ट लेती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे वो स्ट्रेंजर को लायबल नहीं कर सकती क्योंकि उसने खुद ही वो रिस्क लिया है। सेकंड आता है हमारा प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, और ये मैगजीन भी आ जाता है, ये मैगजीन पहले आया हुआ है एग्जाम में। एक्स ट्रूपी काउजा, when plaintiff is the wrongdoer, a person engaged in illegal immoral act cannot sue for damages। जब खुद ही पर्सन इलीगल और इमोरल एक्ट में इन्वॉल्व है तो वो डैमेजेस के लिए सू नहीं कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, चोर है जो इंजर्ड हो गया बाय ब्रेकिंग इनटू हाउस, वो घर का गेट तोड़ रहा था या अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और उस टाइम पे वो इंजर्ड हो गया, अब वो ऑनर को तो सू नहीं कर सकता है ना, तो इसका सिंपल सा ये एग्जांपल है। और इसका ये हमारा केस था एस्टन वर्सेस टर्नर 1981, इंजरी वाइल स्केपिंग आफ्टर थेफ्ट नो क्लेम। चोरी करने के बाद वो भाग रहा था, उसी टाइम उसको इंजरी हो गई, तो वो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। फिर हमारा थर्ड आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट, एन एक्सीडेंट विच कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड डिस्पाइट रीजनेबल केयर। ऐसा एक्सीडेंट जिसको हम प्रिवेंट ही नहीं कर सकते थे रीजनेबल केयर के बाद भी, जो अनफोर्सीन होगा और अनअवॉइडेबल है। डिस्पाइट डिफेंडेंट हैविंग एक्सरसाइज ऑल रीजनेबल केयर, स्टे एरो हिट्स पासर बाय ड्यूरिंग लॉफुल आर्चरी। तो यह है इसका एग्जाम्पल, मतलब एक तीर, एरो मतलब तीर, भटकता हुआ तीर पास बायर को लग गया और वो लॉफुली आर्चरी कर रहा था उस टाइम पे, तो ये तो किसी फोर्स ही नहीं किया ना और अनअवॉइडेबल हो गया, तो ये हो गया इनएविटेबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट है स्टैनली वर्सेस पाउल, इसमें भी स्ट्रे बुलेट जो थी ड्यूरिंग शूटिंग वो लग गई थी, तो यहाँ पे भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। फिर हमारा आता है एक्ट ऑफ गॉड, जो लैटिन में होता है विस मेजर, ये लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में क्या होगा, एक्ट ऑफ गॉड। नेचुरल फोर्सेस, कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मतलब नेचुरल फोर्सेस की वजह से कोई इवेंट अकर हो गया है जो ह्यूमन कंट्रोल में है ही नहीं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्ट ऑफ गॉड, और ये डिफेंस है। निकोलस मार्सलैंड 1876 ये इसका केस है, डैम जो है वो टूट गया था बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई भी नुकसान हुआ उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। फिर फिफ्थ आता है हमारा प्राइवेट डिफेंस, अ पर्सन मे यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट पर्सन और प्रॉपर्टी, जैसे हम आईपीसी में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे टॉर्ट्स में भी प्राइवेट डिफेंस होता है, मतलब एक पर्सन रीजनेबल और प्रपोर्शनेट फोर्स यूज कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर उसको इमिनेंट थ्रेट है, तो इमिनेंट डेंजर होना चाहिए। देखो इसका एग्जांपल क्या है, शॉपकीपर ने थीफ को रोका विद अ रीजनेबल फोर्स, तो ये प्राइवेट डिफेंस है, भाई चोरी थोड़ी ना होने देगा वो अपनी शॉप में, तो उसने रोका थीफ को, ये हो गया उसका रीजनेबल फोर्स के साथ, तो उसका प्राइवेट डिफेंस है। और इसका हमारा केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1828 का। तो देखो जो डिफेंडेंट था ना, उसने अपने गार्डन में स्प्रिंग गन्स सेट कर रखी थी टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी, तो जो प्लेंटिफ था जिसका नाम बर्ड था वो इंजर्ड हो गया इन स्प्रिंग गन्स की वजह से वाइल ट्रेसपासिंग, ट्रेसपास करते टाइम। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि स्प्रिंग गन लगाना गार्डन में ये अनलॉफुल है,
अगर आप अपनी प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप स्प्रिंग गन लगा रहे हो तो ये तो अनलॉफुल है, क्योंकि इसकी वजह से किसी को सीरियस इंजरी हो रही है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल होगा, उसको प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस नहीं मिलेगा। फिर सिक्स्थ है हमारा नेसेसिटी। नेसेसिटी जैसे पढ़ते ही समझ में आ रहा है, हार्म कॉज टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, एक ऐसा हार्म कॉज करना जिससे आप कोई बहुत बड़ा हार्म रोक सकते हो। तो इसका एग्जांपल क्या है, किसी आपने घर को तोड़ दिया ताकि आग और ज्यादा ना फैले, या मान लो कोई एक कार है जिसमें आग लग गई है, ठीक है, और उसके अंदर एक बच्चा बैठा है और आपने उस कार को तोड़ दिया ताकि वो बच्चा बाहर आ सके। तो आपने कार तोड़ दी, छोटा हार्म किया ताकि बच्चे की लाइफ सेफ हो सके, ताकि ग्रेटर हार्म प्रिवेंट हो जाए। ली ग्लैडस्टन 1909। तो इस केस में बोला गया था, फोर्स फीडिंग हंगर स्ट्राइकर इन प्रिजन इज जस्टिफाइड, मतलब कोई हंगर स्ट्राइक कर रहा है जेल में बैठ के, तो अगर आप उसको फोर्सफुली खिला देते हो तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि नेसेसिटी है। फिर सेवेंथ आता है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक्ट्स डन अंडर वैलिड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आर प्रोटेक्टेड। म्युनिसिपैलिटी ने कोई अनसेफ बिल्डिंग को गिरा दिया अंडर स्टैट्यूटरी ऑर्डर, तो वो बिल्डिंग तो अनसेफ थी ना, वैसे गिर जाती है अगर तो ज्यादा नुकसान होता, तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो एक डिफेंस अंदर टॉट। और इसका केस है हैमर का केस 1875। ऑथराइज्ड वर्क कॉजिंग न्यूसेंस, अगर कोई ऑथराइज काम हो रहा है जो न्यूसेंस कॉज कर रहा है तो उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं होती है। फिर हमारा आता है एट्थ, जो है मिस्टेक। और देखो मैंने अभी बताया कि बाकी सारे क्या हमारे कंप्लीट डिफेंस, लेकिन मिस्टेक जो हमारा वो लिमिटेड डिफेंस है। ऑनेस्ट रीजनेबल मिस्टेक समटाइम्स, मतलब हमेशा नहीं, समटाइम्स एक्सक्यूज्ड बट जनरली नॉट अ डिफेंस इन टॉट। जर्नली तो ये कोई डिफेंस नहीं है टॉट में, लेकिन समटाइम अगर ऑनेस्ट और रीजनेबल मिस्टेक हुई है तो डिफेंस हो सकता है। देखो अगर आपने गलती से किसी और का लैंड यूज कर लिया, ये सोचते हुए कि ये तो मेरा लैंड है, तो आप लाइबल हो गए। आपको पता होना चाहिए कि आपका लैंड क्या है, ये कोई मिस्टेक नहीं होती और ये कोई डिफेंस भी नहीं होगा। और इसका हमारा केस था कॉन्वे वर्सेस जॉर्ज का केस 1951। मिस्टेक नो डिफेंस फॉर नेग्लिजेंस, मिस्टेक कोई डिफेंस नहीं है अगर आपने कोई नेग्लिजेंट एक्ट किया है तो देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया, टॉर्टियस लायबिलिटी, रॉन्गफुल एक्ट होगा, लीगल डैमेज हुई है, उसके बाद क्या होगी, रेमेडी मिलेगी। रेमेडी यूजुअली हमारी डैमेजेस होंगी। फिर हमने डिस्कस किया 8 जर्नल डिफेंसेस जो हमारे लॉ ऑफ टॉर्ट में होता है। फर्स्ट हमने किया वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, फिर हमने प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, फिर हमने किया इनएविटेबल एक्सीडेंट, फिर हमने किया एक्ट ऑफ गॉड, फिर हमने किया प्राइवेट डिफेंस, नेसेसिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और लास्ट हमने किया मिस्टेक जो जर्नली डिफेंस नहीं है, मिस्टेक। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। और देखो नेक्स्ट जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि उसके अंदर हम नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास और डिफॉर्मेशन चारों डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद केस लॉज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया मीन्स, इसका क्या मतलब होता है, नो वन कैन हार्म हिमसेल्फ टू अ विलिंगली पर्सन, नो इंजरी इज डन। In which case was the principle of voluntary not fit injury applied? और ये सब पूछा जाता है कि कौन से केस में कौन सा प्रिंसिपल आया था, तो ये याद रखना है। तो ये आया था हमारा हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड के केस में। A patient consents to a surgery but negligence occurred in the operation। देखो पेशेंट ने कंसेंट दिया सर्जरी के लिए, लेकिन ऑपरेशन के टाइम नेग्लिजेंस हो गया। कैन द डॉक्टर यूज कंसेंट एज अ डिफेंस? तो यहाँ पे क्या डिफेंस यूज कर सकता है डॉक्टर कि भाई प्लेंटिफ का तो कंसेंट था? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर की साइड से नेग्लिजेंस हुआ है, उसने सर्जरी के लिए कंसेंट दिया था, ना कि नेग्लिजेंस के लिए। फिर आ गया, देखो मैंने बोला था ना मैक्सिम आती ही आती है, एक्स टुर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टियो एक्टियो। इसका क्या मतलब होता है, नो राइट ऑफ एक्शन अराइजेज फ्रॉम अ बेस्ड कॉज। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर इज रिकॉग्नाइज्ड एज, इसको हम कौन सा डिफेंस मानते हैं, एब्सोल्यूट है, क्वालिफाइड है, नो डिफेंस या स्ट्रिक्ट है? तो हमारा एब्सोल्यूट डिफेंस में आता है। विच डिफेंस अप्लाइज व्हेन हार्म इज कॉज्ड डिस्पाइट टेकिंग ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस? तो ये हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट। डिफेंस कब अप्लाई होगा, जब हार्म कॉज हुई है जबकि आपने पूरा रीजनेबल केयर लिया था पहले से।
उसके बाद भी हार्म कॉज हो गई है, ऐसा इवेंट जो आप रोक ही नहीं सकते थे, तो हो गया हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक्ट ऑफ गॉड एज अ डिफेंस, ये किस केस में स्टैब्लिश हुआ था? ये हमारा होता निकोलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड? अर्थक्वेक एक्ट ऑफ गॉड है, सबको पता है। लाइटनिंग, कार एक्सीडेंट ड्यू टू ब्रेक फेलियर, नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट पर्सन प्रॉपर्टी इज अलाउड अंडर विच डिफेंस? ये भी हमने आज की ही वीडियो में किया है, तो ये हमारा प्राइवेट डिफेंस। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज अवेलेबल व्हेन? नेसेसिटी का डिफेंस कब अवेलेबल होता है हमारे पास? जब डिफेंडेंट कॉजेज स्मॉल हार्म टू प्रिवेंट बिगर हार्म। जैसे मैंने बताया, कार के अंदर एक बच्चा रह गया है, एक चाइल्ड है कार के अंदर, तो आपने कार तोड़ दी ताकि वो बच्चा सेव हो सके, तो बिगर हार्म बचाने के लिए आपने स्मॉल हार्म कर दिया। एग्जाम्पल ऑफ नेसेसिटी देना है इसमें। डेमोलिशिंग अ हाउस टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ फायर, आग को फैलने से रोकने के लिए। Which case showed that the spring guns cannot be used as a self defense? ये हमने आज ही किया था, आज की वीडियो में ही था ये केस, ये था बर्ड का केस। अब बचे हमारे लास्ट के दो क्वेश्चंस। अ पर्सन अटेंड्स अ बॉक्सिंग मैच एंड गेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग द फाइट, और ये हमने मिलता जुलता एग्जांपल इसका ही डिस्कस किया था जब हमने क्रिकेट मैच की बात की थी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अ फ्लड कॉज्ड बाय अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल डिस्ट्रॉय नेबर्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिफेंडेंट क्या डिफेंस ले सकता है? एक्ट ऑफ गॉड, क्योंकि यहाँ पे फ्लड आया है, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।